सीरिया की ग्लोबल फिक्र करते हैं। गाजा लेबनान के बाद पश्चिमी एशिया में युद्ध का तीसरा फ्रंट पड़ोसी देश सीरिया में खुल चुका है। सीरिया बीते 5 दिनों से बारूद के ढेर पर बैठा है। यहां बशर अल असद सरकार के खिलाफ विद्रोही लड़ाकों का कोहराम बुधवार से ही जारी है, तो असद सरकार के समर्थन में रूस की वायुसेना इन्हीं विद्रोही लड़ाकों पर आसमान से मिसाइल और बम बरसाकर जवाब दे रही है। सीरिया में रूस के तुरंत हरकत में आने के पीछे की एक वजह खुद उसके कई महत्वपूर्ण बेस भी हैं, जो सीरिया में गृह युद्ध पार्ट 2 से बहुत बड़े खतरे बन चुके हैं। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। लेकिन सीरिया में जंग की ज्वाला कैसे भड़क उठी, इस विद्रोह के सूत्रधार कौन कौन बड़े देश माने जा रहे हैं, यहां रूस और ईरान की घेराबंदी का पश्चिम प्लान क्या है, और सीरिया में रूस और अमेरिका के बीच वर्चस्व की जंग क्यों छिड़ सकती है, इन सभी सवालों के जवाब देने से पहले आज का डेवलपमेंट नई तस्वीरों के जरिए बताते हैं। सीरिया में असद सरकार की सेना ने विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शम के ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इदलिब में किए गए इन हमलों में विद्रोही गुट के 11 ठिकाने तबाह करने का दावा किया। सीरियाई फोर्स के इस हमले में भीषण तबाही देखने को मिली। हमले में अल शाम के 10 लड़ाकों की मौत की खबरें हैं और कई लोग घायल हुए हैं। हयात तहरीर अल शम गुट के लड़ाकों ने सीरिया के अलेप्पो पर कब्जा करने के बाद हामा में डेरा जमा लिया है। हामा में आमने सामने की जंग छिड़ी है। असद फोर्स यहां विद्रोहियों से मुकाबले के लिए रॉकेट लॉन्चर, टैंक्स और आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रही है। असद फोर्स को रूस की सेना का भी सैन्य समर्थन हासिल है। सीरिया के अलेप्पो में रूस का नॉन स्टॉप हमला जारी है। अलेप्पो में रूसी फाइटर जेट ने हयात तहरीर अल शम के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। यहां जीत का जश्न मना रहे विद्रोहियों पर हमला किया। रूसी हमले में 20 से अधिक लड़ाकों के मारे जाने की खबरें हैं। कई घर तबाह हुए हैं, कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। अलेप्पो के अलावा पूर्वी इदलिब में भी रूस और सीरिया ने ज्वाइंट एयर स्ट्राइक की। हयात तहरीर अल शम विद्रोही गुट के काफिले पर बम बरसाए। सीरियाई रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा है कि इस हमले में विद्रोही गुट को भारी नुकसान हुआ है। सीरिया में विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शम यानी कि HTS बीते बुधवार को अचानक एक्टिव हुआ। उसके लड़ाकों ने अलेप्पो पर कब्जा कर लिया था। अब वो हामा से होते हुए राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ रहे हैं। यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि हयात तहरीर अल शम असल में अल नुसरा फ्रंट का बदला हुआ नाम है। वर्ष 2011 के सीरियाई गृह युद्ध में अल नुसरा फ्रंट की बड़ी भूमिका थी, लेकिन अलेप्पो में HTS के लड़ाकों ने धावा तब बोला जब उसी दिन इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। तो क्या सीरिया में गृह युद्ध पार्ट 2 का इस युद्ध विराम से कोई कनेक्शन माना जा सकता है? पश्चिमी एशिया मामलों के जानकार कुछ ऐसा ही संदेह जता रहे हैं। उन्हें सीरिया में भड़की हुई नई आग के पीछे अमेरिका, इजरायल, तुर्की और सऊदी अरब का हाथ दिख रहा है, जिसमें तुर्की सबसे बड़ा प्लेयर माना जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि असद सरकार का तख्ता पलट करने के लिए HTS को तुर्की का पूरा समर्थन है। लेकिन सीरिया में बारूदी ज्वाला भड़काने के पीछे का मकसद सिर्फ राष्ट्रपति असद को सत्ता से बेदखल करना नहीं है, बल्कि वहां रूस और ईरान की मौजूदगी को भी कमजोर कर देना। इसके बारे में विस्तार से बताएं उससे पहले सीरिया में रूस को विद्रोही गुटों से मिली चोट की लेटेस्ट तस्वीरें दिखाते हैं। अलेप्पो में विद्रोही गुट के लड़ाकों ने रूस से सीरिया को मिले पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम पर कब्जा कर लिया। अलेप्पो के ही क्वेर्स एयरबेस पर रूस के हथियारों पर कब्जा जमा लिया। रूसी हेलीकॉप्टर्स पर नियंत्रण हासिल कर लिया। विद्रोही लड़ाकों ने सीरिया में अब तक रूस के एक Mi-8 हेलीकॉप्टर, एक L-39 एयरक्राफ्ट, S-200 एयर डिफेंस सिस्टम, पंतसीर S-1 मिसाइल सिस्टम और एक ZSU-23 4 शिलाका आर्मर्ड व्हीकल को जब्त किया। इनके अलावा अलेप्पो में लड़ाकों ने सीरियाई राष्ट्रपति असद के घर पर भी कब्जा जमा लिया है। बशर अल असद के बेडरूम में दर्जनों हथियारबंद लड़ाके नजर आए। सीरियाई विद्रोहियों ने राष्ट्रपति असद के पूरे घर की तलाशी ली। इतना ही नहीं, आपको बताना जरूरी है ये कि ईरान के कई हथियार जो कि सीरिया में थे उसके गोदाम पर भी कब्जा कर लिया है। लेकिन ये तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए। याद कीजिए, ऐसी तस्वीरें आपने पहले भी कई देशों में देखी होंगी। अगस्त में बांग्लादेश में भी यही हुआ था। तब जनता ने शेख हसीना के घर में घुसकर क्या हाल किया था। 8 जुलाई
2022 को श्रीलंका में भी ठीक ऐसा ही मंजर दिखा था। तब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे और 7 अप्रैल 2003 को इराक में सद्दाम हुसैन के घर पर भी इसी तरह से कब्जा हुआ था। लेकिन अब सीरिया से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अलेप्पो पर कब्जा जमाने के बाद हामा से होते हुए दमिश्क की ओर बढ़ने वाले विद्रोही गुट का अगला टारगेट रूस और ईरान के स्ट्रैटेजिक बेस और मिलिट्री पोस्ट भी हो सकते हैं। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी ने जानकारी दी है कि सीरिया में ईरान के लगभग 450 छोटे बड़े सैन्य पोस्ट हैं, जबकि रूस के 4 बड़े एयर, नेवी और मिलिट्री बेस हैं। इनमें सबसे प्रमुख टॉटर्स बेस है, जिस पर विद्रोहियों के हमले का खतरा है। टॉटर्स सीरिया में रूस का महत्वपूर्ण सैन्य आधार है, क्योंकि ये रूस की पश्चिमी एशिया में रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करता है। ये बेस रूस की नौसेना के लिए एक प्रमुख लॉजिस्टिकल हब भी है, जिसके जरिए रूस भूमध्य सागर में अपनी गतिविधियों को बढ़ा सकता है। इसके अलावा ये बेस रूस को बशर अल असद के शासन का समर्थन करने और क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला करने की स्थिति में बनाए रखने के लिए काफी अहम है। टॉटर्स नेवी बेस के अलावा सीरिया में रूस का खमीमिम एयरबेस, शारियात एयरबेस और तियास मिलिट्री बेस भी है। इसके अलावा सीरिया में रूस के लगभग 132 मिलिट्री पोस्ट, 7000 सैनिक जो हैं वो तैनात हैं और नया गृह युद्ध छिड़ने से अब ये रूसी बेस जो हैं और सैनिक हैं वो डेंजर जोन में आ चुके हैं। लेकिन हमारे संवाददाता सुमित चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार रूस भी इन खबरों से और इन खतरों से निपटने की पूरी तैयारी कर चुका है। अपने सैन्य अड्डों को बचाने के लिए पुतिन ने युद्ध जो है सीरिया के समुद्री इलाकों में, खुद सीरिया के समुद्री इलाकों में तैनात रूस की डेथ फ्लीट को एक्शन में आने का ऑर्डर दिया। रूस की इस डेथ फ्लीट में एडमिरल कुज़नेत्सोव एयरक्राफ्ट कैरियर, वाइस एडमिरल कुज़नेत्सोव एंटी सबमरीन डिस्ट्रॉयर और सेवरोमोर्स्क एंटी सबमरीन डिस्ट्रॉयर है और प्योत्र विल्कली युद्धपोत के अलावा कई सपोर्ट वेसल्स भी शामिल हैं। अपने रूस का जो एक्शन है वो देख लिया, अब आपको ईरान का जवाबी एक्शन भी दिखाते हैं, क्योंकि ये हम आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि विद्रोही गुटों के कंधे पर बंदूक रखकर इस बार चलाई जा रही है और उसके निशाने पर रूस के अलावा सीरिया में ईरान भी है। और ईरान ने जवाब में खुलकर सीरिया को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति असद से दमिश्क में मुलाकात की, विद्रोहियों को साथ मिलकर हराने का भरोसा दिया। वहीं एक दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान समर्थित लड़ाके सीरिया के अंदर आ चुके हैं, वो भी इराक के रास्ते। कतैब हिजबुल्लाह और फतेहुम्यू की सीरिया में एंट्री हो चुकी है। इराक के रास्ते ईरान समर्थित लड़ाके सीरिया में दाखिल हुए हैं। अब यही लड़ाके विद्रोही गुटों के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं। अब यहां पर भी एक सवाल यह है कि क्या सीरिया में भड़के गृह युद्ध का अमेरिका से सीधे तौर पर कोई कनेक्शन है? अमेरिका ने फिलहाल इसका जवाब ना में दिया। व्हाइट हाउस के बयान जारी करके कहा है कि वो एचटीएस को आतंकी संगठन मानता है और वहां इसीलिए हालात बिगड़े हैं क्योंकि असद सरकार रूस के प्रति झुकाव रखती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सीरिया में रूस की तरह अमेरिका की भी बड़ी मौजूदगी है। यहां उसके भी मिलिट्री बेस और 900 जवान तैनात हैं। ऐसे में रूसी आक्रामकता से अमेरिका को चुनौती मिल सकती है और फिर अमेरिका भी जवाब देने के लिए सीरिया में जंगी मैदान में उतर सकता है। वैसे भी अमेरिका पर वर्ष 2011 में सीरिया में भड़के पहले गृह युद्ध के आरोप लगते रहे हैं। तब अमेरिका ने सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर सीरिया में ईरान के असर को कम करने के लिए ही विद्रोही गुटों को आगे बढ़ाया था। इसी के बाद वर्ष 2012 में अलेप्पो पर विद्रोही गुटों का कब्जा हुआ और वर्ष 2016 में असद सरकार को बचाने के लिए रूस को विद्रोही गुटों पर एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। इसके बाद अलेप्पो विद्रोहियों के नियंत्रण से मुक्त हुआ था। इसके बाद वर्ष 2020 भी आया, जब रूस और तुर्की के बीच संघर्ष विराम का ऐलान हुआ। तब से छोटी मोटी झड़पों के अलावा सीरिया में कोई बड़ी हिंसक घटना देखने को नहीं मिली। हालांकि जानकारों की माने तो इस बार परिस्थिति पूरी बदल चुकी है। इजराइल से तनाव के कारण ईरान की स्थिति फिलहाल कमजोर दिख रही है। असद सरकार को बचाने के लिए अपने लड़ाके भेजने वाला हिजबुल्लाह भी इजराइल से जंग के कारण ताकत खो चुका है। बल्कि इजराइल ने जो सीरिया में अटैक किया उससे हिजबुल्लाह की कमर टूट गई और उसके बाद विद्रोही जो है वो एक्टिव हुए हैं। रूस ने पिछले कुछ दिनों में असद सरकार के समर्थन में भले ही विद्रोही गुटों पर हवाई हमले किए हों, लेकिन यूक्रेन से जंग के कारण उसकी सैन्य क्षमता भी पहले जैसी नहीं रही है। ऐसे में इजराइल, अमेरिका और असद सरकार से चिढ़ी बैठी तुर्की की सरकार को सीरिया में असद को कुर्सी से बेदखल करने और गहरी जड़ें जमाने का सुनहरा मौका दिख रहा है। हालांकि इस चक्कर में यहां हर तरफ बारूद बिछ चुका है और दुनिया को सीरिया में महायुद्ध छिड़ने का डर सता रहा है।